माझा पहिला थेट प्रश्न तुम्हाला असा आहे की वंदे मातरमची निर्मिती झाली पश्चिम बंगालमध्ये. बंगालीत पहिल्यांदा लिहिलं गेलं. आज आपण हे वर्ष आपण साजरं करतोय. अनेक ठिकाणी वेगवेगळे कार्यक्रम होत आहेत. पण ज्या पश्चिम बंगालमध्ये वंदे मातरमचा जन्म झाला, त्याच पश्चिम बंगालमधनं वंदे मातरमच्या विरोधात सगळ्यात जास्त सूर उमटत आहेत. मग ते सत्ताधारी असोत, सर्वसामान्य काही नागरिक असोत, विशिष्ट धर्माचेही आहेत, पण अन्यही आहेत. याच्या मागचं कारण काय? तुम्ही कसं पाहता याकडे? सर्वप्रथम रामभाऊ मालगी स्मृती व्याख्यानमाला हे गेल्या 40 वर्षांपासून आपण समाजाची जनजागृती मुळे, राष्ट्रनिर्माणमुळे आणि ज्या पद्धतीने आपण प्रत्येक नागरिकांनी इकडे याला जिवंत ठेवलं आहे, त्यासाठी मी तुमच्या मनापासून आभार प्रकट करतोय. आणि विशेषतः संजय भाऊ आणि शरदजी आणि संपूर्ण कार्यसमितीला माझी खूप शुभेच्छा की पुढच्या दशकांसाठी पण तुम्ही याच पद्धतीने रामभाऊ माळगीच्या आदर्शांना पुढे घ्या. आणि यासाठी पण माझं तुम्हाला योगदान पाहिजे असेल, मी सतत ते योगदान देणार. आपका जो सवाल था कि पश्चिम बंगाल में केवल वंदे मातरम नहीं, जनगण मन भी वंदे मातरम से ही, बंगाल से ही निकला है. परंतु समस्या ये हो गई है कि पहले वंदे मातरम था, आज वोट बैंक मातरम हो गया उनके लिए. कुछ लोगों के लिए वोट बैंक ही उनका सब कुछ हो गया है. और इसीलिए अब हम देखते हैं कि जिस भूमि से पहले माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी जी, आज माँ माटी मानुष नहीं है. आज वहाँ पर जिस प्रकार से भारी, भ्रष्टाचारी और बाबरी, ये भारी भ्रष्टाचारी और बाबरी वाली मानसिकता वहाँ पे आ चुकी है. और वोट बैंक के चलते पहले भी हमने देखा कि वंदे मातरम जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 1896 में, तब कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सायानी जी कर रहे थे और पूरा वंदे मातरम गाया गया था. उस समय पर किसी को समस्या नहीं थी वंदे मातरम के स्वरूप के बारे में कि पूरे उसको गाया जाए. परंतु हमने देखा कि कैसे उस समय पर नेहरू जी जो मुस्लिम तुष्टीकरण के दबाव में आकर उन्होंने नेताजी को भी पत्र लिखा, उन्होंने जिन्ना को भी पत्र लिखा कि ये बात तो ठीक लगती है मुझे कि वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा को हटा दो, उसके बाद वाले जो स्टैंजा है उससे मुसलमानों को चिढ़ महसूस हो सकती है, लोगों को परेशानी महसूस हो सकती है. और उस वोट बैंक के दबाव में वो तब भी थे. और उसी समय पर उन्होंने जो 1937 में कांग्रेस की कमेटी ने ये निर्णय लिया कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 स्टैंजा ही रहेंगे. और फिर जब हम लोगों की संविधान सभा बैठी तो पहले 2 स्टैंजा को ही नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया गया. अब उसके बाद कम से कम किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए था कि अब वंदे मातरम नहीं बोलेंगे. पर दुख की बात यह है कि जो 2 स्टैंजा रखे गए उस पर भी आज भी चाहे टीएमसी के कई नेता हो, कांग्रेस के कई नेता हो, वो कहते हैं कि हम वंदे मातरम बोलेंगे ही नहीं क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है. और मुझे लगता है कि जो नेहरू जी ने उस समय पर वंदे मातरम का विभाजन किया, दरअसल देश के विभाजन के बीच उसी में थे. पहले वंदे मातरम के 2 टुकड़े हुए, फिर भारत के 2 टुकड़े हुए, और आज भी उस टुकड़ों की सोच में ही हम लोग पल रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी वोट बैंक को प्राथमिकता देते हुए कुछ लोग वंदे मातरम नहीं बोलते हैं. और ऐसे लोगों का समर्थन वोट बैंक के दबाव में ममता बनर्जी भी करती है. उनके भी नेता बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के भी कुछ नेता बोलते हैं कि हम नहीं बोलेंगे. तो ये कुल मिलाकर वोट बैंक के दबाव में आकर ये राष्ट्र के जो जुड़े हुए चिन्ह हैं. अच्छा, वंदे मातरम का वो आगे का हिस्सा क्या था? माँ दुर्गा की स्तुति,
आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले एक बंगाली सिंगर है, वो जागो माँ ये गाना गा रही थी। जागो माँ भी एक बंगाली गाना है माँ दुर्गा की स्तुति के लिए। तो जब उन्होंने वो गाना गाया तो टीएमसी के एक कार्यकर्ता ने जाकर उनकी पिटाई कर दी स्टेज पर। और ये वही पश्चिम बंगाल है ममता बनर्जी का, जहां पर एक हुमायूं कबीर अभी नाम का व्यक्ति निकला हुआ है जो कहता है कि मैं बाबरी फिर से बनाऊंगा। तो बाबरी जिंदाबाद तो बोल सकते हैं, पर जागो मां बोलने की अनुमति नहीं है। ये आज के पश्चिम बंगाल की परिस्थिति बन चुकी है, उसी रविंद्रनाथ टैगोर जी की पश्चिम बंगाल की स्थिति बन चुकी है, जहां पर कहते थे कि मन जो है वो भयमुक्त होना चाहिए और सिर ऊंचा होना चाहिए। और माँ दुर्गा से क्या दिक्कत है? माँ दुर्गा से ये दिक्कत है कि अगर आप देखेंगे तो हमारे देश को देश क्या बनाता है? वैसे एक बार कल्पना कीजिए, हमारे देश को देश बनाने वाला, अगर आप सोचेंगे, कल्पना करेंगे, तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ है, तमिलनाडु में तीन काशी है, आप पूर्वोत्तर में देखेंगे तो अपना केदारनाथ है, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो त्रिंबकेश्वर है। यही तो भारत को जोड़ता है भौगोलिक, और यही तो भारत की आत्मा है। माँ दुर्गा के भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो माँ त्रिपुरा सुंदरी है, कामाख्या देवी है, हम देखते हैं कि हिंगलाज माता मंदिर है। तो यही तो भारत को एक पृष्ठ में बांधने वाला है, परंतु इसी चीज का विरोध करते हैं। तो दरअसल ये माँ दुर्गा का नहीं, ये भारत की अखंडता का विरोध करते हैं। तो ये भारत की अखंडता का विरोध वंदे मातरम के विरोध में दिखता है। शहजाद जी, इसमें मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, आपने कहा ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है, तो क्या मानते हैं कि वंदे मातरम का विरोध करने वाली वोट बैंक भारत में अस्तित्व में है? उसको कैसे तोड़ा जाए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे देश में तो अब देखें ना, आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। अभी यहीं थोड़े दूर, आप इधर से ही दूर देखिए कि कल तक जो लोग कहते थे कि भाई बाबरी में गिराने में हमारा हाथ नहीं हमारा पैर था, जो लोग कल तक कहते थे कि भाई राम मंदिर आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान हमारा था, जो लोग कल तक कहते थे कि एक वोट बैंक का वोट ही नहीं होना चाहिए, आज वो लोग कहते हैं कि जय श्री राम मत बोलो क्योंकि वो जय सोनिया रोम बोल रहे हैं। ये आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में बहुत कन्वर्जन होता है, यहाँ पे बहुत समझदार लोग हैं, तो सब समझ गए बिना नाम लिए ही किसके बारे में चर्चा हो रही है। नहीं, नाम बता भी दीजिए ना, कौन है? मैं बताता हूं ना। अब कल तक जो बाला साहेब ठाकरे जी की सेना थी, उद्धव सेना, वो आज सोनिया सेना बन चुकी है। वो सोनिया सेना बन चुकी है। जो हिंदुत्व के शेर थे वो आज सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुकी है। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल कन्वर्जन। आपने कन्वर्जन तो बहुत देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट में बड़ा कन्वर्जन हुआ है, धर्मांतरण। वो रिलीजियस धर्मांतरण है। पहली बार सियासी धर्मांतरण हुआ है। यहां पर चावल की थैली ने वोट बैंक की थैली दे दी तो बस अब वो यूबीटी बन चुके हैं, उर्दू भाईजान तंजीम। तो उर्दू भाईजान तंजीम बन चुके हैं, इसीलिए उनको जय श्री राम से आपत्ति है, उनको हिंदू बोलने से आपत्ति है। और ये वोट बैंक एग्जिस्ट करता है, ये वोट बैंक एग्जिस्ट करता है। उसके लिए ज्यादा दूर नहीं, इधर ही देखना है आपको। शहजाद जी, ये जब आपने कहा कि तुष्टीकरण, दरअसल इसके पीछे या बीज तुष्टीकरण है, तो मैं, और आपने जो बात कही कि विभाजन या पार्टीशन के बीच भी यहाँ पे है, तुष्टीकरण की बात पे मुझे याद आया कि महात्मा गांधी 1944 में 14 बार मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने गए, और अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, हैरानगी वाली बात, कि कायदे आजम का टाइटल मोहम्मद अली जिन्ना को किसने दिया? महात्मा गांधी ने। लियाकत अली खान उनका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो टाइटल कायदे मिल्लत किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और उन्होंने उस किताब में लिखा है कि मैं उनसे बोलता रहा, आप जितनी बार जाएंगे पाकिस्तान का केस और मजबूत होगा, आप कायदे आजम बोलेंगे तो आपको अपना फॉलोअर समझेंगे। तो शायद ये वंदे मातरम से शुरू हुआ, और मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, सहमत रखता हूं कि बीच पार्टीशन के यहीं पे थे, और कुछ दिनों बाद हमने देखा पार्टीशन। और एक और बात, 1937 सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया इसका, आपने कहा बिल्कुल ठीक, और इसी विरोध के चलते जो खट्टास आई 1939 में त्रिपुरी सेशन कांग्रेस का, पट्टाभी सितार मैया,
उसके खिलाफ खड़े हो गए और महात्मा गांधी के कैंडिडेट को हरा भी दिया। यानी ऐसे भी फोर्सेस थे जो नेशनलिस्टिक थे, लेकिन ये अपीसमेंट वाले, तुष्टीकरण वाले, इन्होंने हमेशा अपनी ही या अपने ही देश की या अपने ही धर्म की जड़ें इन्होंने काटी हैं, उस वक्त भी काटी और आज भी काट रहे हैं। तो शायद ये तुष्टीकरण जब तक रहेगा, वो कहा था ना नेविल चेम्बरलेन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने, अपीसमेंट, तुष्टीकरण क्या है? यू फीड अ टाइगर इन द होप दैट द टाइगर विल ईट यू लास्ट। आप एक शेर को खिला रहे हो इस उम्मीद में कि वो आपको नहीं खाएगा, ये हो ही नहीं सकता। उसने तो हिटलर के संदर्भ में कहा था, लेकिन यहां पे वही हुआ, पहले 4 स्टैंजा हटाए और जिनके लिए 2 रखे थे उन्होंने आज बोल दिया हम 2 भी नहीं गाते, क्या कर लोगे? तो तुष्टीकरण जड़ है, हमारे देश ने बहुत तकलीफ सही और शायद इसे खत्म करना ही पड़ेगा। देखिए, आज का एक और अवसर है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। आज से हम लोग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। कितने लोगों को पता है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में? तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज इसके बारे में साझा किया, दरअसल इसी महीने 1000 वर्ष पहले सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था आक्रांता के द्वारा, और उस आक्रांता ने जब सोमनाथ जी को नष्ट किया, तोड़ने का प्रयास किया, और जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब बारी आई कि भाई सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो, तो उस समय पर नेहरू जी ने उसका विरोध किया। और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी को कहना कि उसमें उनको शामिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरदार पटेल के साथ उनके जो विवाद थे इसको लेकर, के मुंशी को लिखा कि ये हिंदू रिवाइवलिज्म था। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि भाई ताजमहल देखकर उनको बड़ी संतुष्टि आती थी, साउथ के भारत, दक्षिण भारत के मंदिर देखकर उनको बड़ा दुख होता था कि इतने बड़े मंदिर वहां पर कैसे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता थी तुष्टीकरण की, ये लगातार जिस प्रकार से चलती आ रही है, और सोमनाथ का उस समय पर विरोध किया, और आज भी आप देख सकते हैं कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात हुई तो 500 वर्ष के इंतजार के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस के ज़माने में कपिल सिब्बल गए, उस मामले को लटकाया अटकाया भटकाया गया, और फिर जब राम मंदिर आखिरकार बना कोर्ट के आदेश के बाद, तो ना उसके प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए और ना ध्वजारोहण में शामिल हुए, और उल्टा कहने लगे कि राम जी काल्पनिक है। तो ये जो तुष्टीकरण की जो पूरी गाथा है वो आज भी चलती आ रही है। तब सोमनाथ का, आज अयोध्या का विरोध किया। मैं आपको आस्था और अध्यात्म और हिंदुत्व से एकदम आज की प्रैक्टिकल चीज़ पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ऐसे है कि आपने तो वंदे मातरम से लेकर के अयोध्या की चीज़ कही, लेकिन आज की वास्तविकता महाराष्ट्र की मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता होगा, लोगों को भी काफ़ी मात्रा में पता हो ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, कि जिस वंदे मातरम और राम मंदिर और अयोध्या की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर, अयोध्या और वंदे मातरम का विरोध करने वाले एमआईएम से महाराष्ट्र के अकोट में इलेक्शन के बाद तो साठगांठ कर दी। ये बात कुछ हजम नहीं हुई शहजाद जी? मैं आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दूं, बता दूं कि हमारा एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि इनके साथ हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे, और जैसे ही ये सूचना, देखिए ये जो नगर निकाय के या कॉरपोरेशन के या काउंसिल के चुनाव होते हैं, कार्यकर्ता के चुनाव होते हैं, इसमें कई बार प्रदेश के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा नहीं होती, लोकल लेवल पर कई चीज़ें व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर तय होती है कि भाई 2 लोग मिल गए तीसरे को बाहर रखने के लिए। परंतु जैसे ही संज्ञान लिया, तो कल फडणवीस जी ने भी शायद आपको बताया होगा कि हमारा एमआईएम के साथ कोई भी गठबंधन या समझौता नहीं है, और हमने उसी समय पर जिसने भी इसका निर्णय लिया था उसको शो कॉज नोटिस भी दिया है और उसको वहीं पर समाप्त करने का निर्देश दिया है। हम किसी भी स्वरूप में एमआईएम के साथ कभी भी जुड़ नहीं सकते। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हम कहते हैं कि एमआईएम आपकी बी टीम है, आपको पता है ये एमआईएम हमारी बी टीम है, पर यूपीए में 10 साल वो एमआईएम साथ में लेकर घूम रहे थे। ये एमआईएम हमारी बी टीम है, परंतु हैदराबाद में जुबली हिल का बाइपोल होता है तो रेवंत रेड्डी बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा कोई अच्छा व्यक्ति मुसलमानों का नेता हो ही नहीं सकता, गरीबों का नेता हो ही नहीं सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एमआईएम को भाईजान मानती है या वो उसको
कुछ और मानती है वो कांग्रेस पार्टी पहले बताए, क्योंकि वो बिहार में तो उनसे हाथ जोड़ने से मना करती है और हैदराबाद में उनके साथ हाथ जोड़कर कैंपेन पे जाती है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था अभी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी कांग्रेस ने पत्र लिखकर ओवैसी साहब का समर्थन लिया। तो मुझे लगता है कि असलियत में छोटे मियाँ और बड़े मियाँ कौन है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व का जो विषय है वो कभी भी कोई उसको हिला नहीं सकता, वो हमारे साथ ही है और हमेशा हम उसको लेकर चलेंगे। थोड़ा भविष्य में जाते हैं, थोड़ा पास्ट में जाते हैं शहजाद जी। जैसा मिलिंद जी ने कहा, मुझे एक बात याद आती है आपके कहने से, आप हर एक बार किसी भी चीज़ में देश में कुछ भी हो जाए आपकी नज़र में सिर्फ नेहरू दोषी होते हैं। अभी आपने बोला सोमनाथ जी की बात की, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ नहीं हुआ, नेहरू जी दोषी है। वंदे मातरम नहीं हुआ, नेहरू जी दोषी है। तो नेहरू जी को आप कब तक दोषी मानेंगे? और आपके ऊपर एक भी आरोप लगता है कि आप हमेशा इतिहास को रीराइट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है, क्यों करना चाहते हैं आप ये सब? नहीं, नेहरू जी के नाम का अभी तक उनका परिवार का सदस्य राजनीतिक लाभ उठाता रहे, परंतु हम नेहरू जी की जो असलियत थी वो ना बताए। मतलब ये अजीबोगरीब स्थिति है कि वो बताएंगे कि मैं नेहरू का वंशज हूँ, मैं इंदिरा का वंशज हूँ, और नेहरू और इंदिरा के आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो उनका वंश तो चलता रहे, वो चले लगातार, और हम जिक्र भी ना करें यार, वो वंश चलाए लगातार, ये तो नहीं हो सकता ना। दूसरी बात, हमने किसी को कहीं पर दोषी नहीं ठहराया है। जो नेहरू जी ने किया है बिना कोई महिमा मंडन किए हमने बस जनता के सामने रखा है। और कौन सी रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, मैं पूछना चाहता हूं, सावरकर जी को वीर कहना ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री है? अरे वीर सावरकर जी के बारे में तो इंदिरा जी ने लिखा था, पोस्टेज स्टैंप जारी किया था, 11,000 रुपए उन्होंने अपने कोष से दिए थे वीर सावरकर जी के लिए, और उनका पोता ही इंदिरा जी को मानने को तैयार नहीं है और वीर सावरकर जी जैसी महान विभूति को कायर बोलता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। तो रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री तो वो कर रहे हैं, हम तो असली हिस्ट्री बता रहे हैं, हम तो असली हिस्ट्री बता रहे हैं, वो रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री कर रहे हैं। अच्छा बताइए, सोमनाथ के विषय में मैंने जो भी बताया, मैंने एक भी झूठा तथ्य बताया है क्या? आप बता दीजिए। परंतु झूठ कैसे बताया जाता है मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि हमें स्वतंत्रता मिली 1947 15 अगस्त। 1947 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी लगभग 40-50 वर्षों तक भारत के नेवी के फ्लैग में जॉर्ज का क्रॉस था, और जॉर्ज के क्रॉस को पहली बार हटाकर वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की छाप डालने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने इतिहास को सही किया है। राजपथ नाम था, वहां पर राजपथ पर जॉर्ज की मूर्ति खड़ी थी, उसको कर्तव्य पथ नाम देकर वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा खड़ा किया। तो हमने नाम बदला नहीं, हमने काम बदल किया है, हमने तो सही इतिहास दिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये एम से जो एम फैक्टर है, वो एम नहीं जो आप सोच रहे हो, मैकोले फैक्टर है। इनके मन में एक ही एम घूम रहा है, उद्धव जी की तरह। एम से जो मैकोले फैक्टर है, ये मैकोले फैक्टर हटाना पड़ेगा, ये मैकोले का चश्मा हटाना पड़ेगा। हम केवल चश्मा उतार रहे हैं, बाकी जनता समझदार है, सब देख रही है। यहाँ पे किरण जी एक मिनट, थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे, माइक थोड़ी मेरे गले में खराश है। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया। किरण जी, इतिहास पे याद आया, शहजाद जी तो बहुत खूब बोलते ही हैं। इतिहास बदला ही नहीं गया, इतिहास रौंदा गया। अब इन्होंने नेवी के बारे में कहा, मैं बता दूं, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हम ग्लोरीफाई करते हैं, क्लेमेंट एटली वो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने आज़ादी दी हमें लेबर पार्टी के, जिनके दौर में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, वो जब इंडिया में आए रिटायरमेंट के बाद 1950 में रिटायर हो गए। 1956 कैलकाटा स्टेट्समैन का इंटरव्यू, और रिपोर्टर ने पूछा, जैसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि हमने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी मिस्टर एटली 8 अगस्त 1942 और आप इतने डर गए, आपने आज़ादी दे दी। तो एटली हंसने लगे वहां पे, क्लेमेंट एटली बोलते हैं क्यों हंस रहे हैं आप? बोलते हैं आप सोचते हैं आपने 8 अगस्त 1942 मुंबई गोवालिया मैदान आपने लॉन्च करी भारत छोड़ो आंदोलन, और 9 अगस्त तक आपके सारे बड़े बड़े लीडर्स हमने कैद कर लिए थे, छोटे मोटे अरुण आसफ अली और छोटे लीडर्स बाहर थे, बाकी सब अंदर। महात्मा गांधी, आगा खान पैलेस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अहमदनगर, अहिल्या नगर की जेल में पटेल को हमने 1 महीने बाद महसाना भेज दिया। बोलते हैं हम इतने डर गए कि 5 साल बाद हमने आपको आजादी दी, इतने डर गए हम।
बोलते हैं मजाक है क्या, 5 साल के बाद हमने आज़ादी दी। बोलते हैं दरअसल असली वजह आप बोलते ही नहीं, वो थी 1946 की नेवल म्यूटिनी। ये इन्होंने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, और मैं सलाम करता हूँ, हैट्स ऑफ बोलता हूँ इनकी नॉलेज को। 1946 हमारी नेवी यहाँ पे बॉम्बे में म्यूटिनी हो गई, उन्होंने बगावत कर दी। रेटिंग सेलर्स बॉम्बे सिटी में बाहर निकले और इंग्लिश फैमिलीज को कारों से बाहर निकाला और कार जला दी, और उन्होंने बोला अगली बार कार के अंदर तुम हो गया। एटली बोलता है ये थी आपकी नेवी, हमने राज किया नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के ऊपर, इसमें बगावत हो गई। और अब की बार मुझे पता था 1857 में ना आपके पास लीडरशिप थी, ना आपके पास कोऑर्डिनेशन था, ना आपके पास वेपन्स थे। 1947 बोलते हैं 1946 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने हथियार दिए, हमने लीडर्स खड़े करे, और आपके लीडर थे सावरकर जिन्होंने बोला था वॉर में पार्टिसिपेट करो। बोलते हैं 80% ब्रिटिश इंडियन आर्मी पंजाब से आती थी और आपके लोग वहां पे गए थे, आपके पास हथियार भी थे, लोग भी थे, लीडरशिप भी थे, और मेरे 10 लाख लोग अंग्रेज इंडिया में थे, उनका खून मैं अपने सिर पे नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने आजादी दी आपको। नेवल म्यूटिनी, और नेवल म्यूटिनी क्यों? लीडर से 3, मदन सिंह, गुल मोहम्मद खान और ऋषि देवपुरी, आर.डी. पुरी फ्रॉम लाहौर, 3 लीडर्स। और बोलते हैं कि देखो ये जब हमने रेड फोर्ट ट्रायल चलाए, सुभाष चंद्र बोस के लेफ्टिनेंट प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान, सुभाष चंद्र बोस तो पता नहीं चला 1945 के बाद कहां गए। हमने रेड फोर्ट ट्रायल चलाए, हम मजाक बनाएंगे इनका जैसे हमने कसाब का बनाया था, बोलते हैं, लेकिन एक रोष आक्रोश दौड़ गया फोर्सेज में, आर्म फोर्सेज में, क्योंकि ये लोग कौन थे? इंडियन नेशनल आर्मी, ये तो मेंबर्स थे उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, और जो विद्रोह करते गुस्से की वजह से सबसे पहले चिंगारी नेवी में लगी। बॉम्बे से कराची, कराची से गोवा, गोवा से चेन्नई, कोचिन, विशाखापट्टनम, और बोलते हैं कैलकाटा पहुंचता तो आग लग जाती। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया हम राज नहीं कर सकते। बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आप बोलते हो, हम नहीं मानते। दरअसल जो वजह आप तो बोलो, प्रमोद कपूर की किताब है इंडियाज लास्ट एंड मोस्ट इंपैक्टफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये क्लेमेंट एटली बोलते हैं कि ये किताब आप पढ़ो जाके, आपको पता चलेगा। तो किरण जी मैं यही बोलना चाहूंगा, इतिहास हमारे सामने लाया ही नहीं गया, एक नजरिए से इतिहास लिखा गया और एक कौम को दबाने की कोशिश की गई। इट इज जैसे उन्होंने कहा तुष्टीकरण, अपीसमेंट। ये मैं यहां बोलना चाहूंगा कि जो हिंदू कम्युनिटी है, मकौले का माइंडसेट क्या था? हमसे सवाल कौन पूछता है, पढ़े लिखे कौन है, हिंदू है, इन्हें दिखाओ यू आर अ रेस ऑफ लूजर्स। लेकिन उनका तो एक इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट था। उनके बाद जो कांग्रेस आई, उनका क्या इंटरेस्ट था? हिंदूज को दबाने में। बात सोचने वाली ये है, और इतिहास को बदल दो, उनके दिमाग में बीज डाल दो कि हम कभी खड़े ही नहीं हुए, हम कभी ना खड़े हुए, ना बढ़े, ना जीते। तो ये बातें सामने आनी चाहिए। किरण जी मैं थोड़ा सा आपसे यही गुजारिश करूंगा, इतिहास तो हमारा रौंदा गया है बुरी तरह से। इतिहास बदलने की बात हुई, लेकिन शहजाद जी आपके ऊपर तो आरोप ये भी लग रहा है कि आप डेमोग्राफी बदलने निकले। आपने एसआईआर लेके आए, मुसलमानों के नाम काट दिए वोटर लिस्ट में से। मोहम्मद शमी जिसने वर्ल्ड कप में इतना बढ़िया काम किया, उसको आपने बुलाया, आपने मतलब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, उसके पेपर्स चेक करने की बात की। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला, उनको भी आपने सस्पिशियस अनाउंस कर दिया। तो ये क्या हो रहा है? मतलब सच्ची में डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इसका? देखिए ऐसा है कि पहली बार समझ में आ रहा है कि 2 तरीके के एसआईआर होते हैं, एक गुड एसआईआर और एक बैड एसआईआर। अब यही कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल महाराष्ट्र में लोकल चुनाव होने से पहले, इनकी अधिकृत मांग थी सीओ महाराष्ट्र से कि लोकल चुनाव होने से पहले एसआईआर करना चाहिए। तो यहां पर एसआईआर गुड एसआईआर था, और अगर पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर और अन्य राज्यों में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, जहां पर चुनाव 26 में है, 27 में है, कहीं पर तो 28 में है, तो वो बैड एसआईआर हो जाता है। अच्छा, जो 2014 से पहले 12 या 13 बार एसआईआर कराया गया, वो अच्छे एसआईआर थे, और आज जो एसआईआर हो रहा है वो खराब एसआईआर होता है। बिहार में भी तो यही कहा था ना कि एसआईआर से मुसलमानों के और दलितों के वोट कट जाएंगे, यही कहा था। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, 45 लाख नाम नेट फिर जो है वो डिलीट किए गए कि यहां से डुप्लीकेट थे, शिफ्ट हो गए, फर्जी वोटर थे, जो भी थे। कांग्रेस, आरजेडी और पूरे विपक्ष ने 45 लाख नाम जो कटे, उसमें एक भी नाम जुड़वाने के लिए एक भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी, एक भी। अब नतीजा है बिहार के
45 दिन से ज़्यादा हो गए, 14 नवंबर को आए थे, चाचा नेहरू को बर्थडे गिफ्ट दिया था राहुल जी ने। तो मैं कह रहा हूं कि 45 दिन तो हो गए, एक शिकायत उन्होंने दर्ज की वोट चोरी की। तो ये वोट चोरी नहीं है, दरअसल ये चुनाव हारने के बाद परिवार को बचाने की थ्योरी है। और इसीलिए कभी एसआईआर, कभी ईसीआई, कभी ईवीएम, पहले ईवीएम बोलते थे। एक साल पहले तक आपने एसआईआर और वोटर लिस्ट के बारे में नहीं सुना होगा, आपको सुनाई देता था कि ईवीएम खराब है, ये बटन दबाया तो कमल को वोट जाता है, वो बटन दबाया तो कमल को वोट जाता है, ये वो आरोप लगाते थे। अब मुझे बताइए कि ईवीएम के बारे में बिल्कुल चुप हो गए, मतलब जो ईवीएम पे आरोप कल तक लगा रहे थे वो गलत थे क्या? और 40 बार कोर्ट के फैसले आए ईवीएम पे, और सुप्रिया सुळे ने भी बोला। अभी शायद 16 तारीख के बाद वापस ये सुनाई देगा। देखिए ऐसा है, अभी तो आपकी ही बिरादरी से एक व्यक्ति है कुमार केटकर, वो राज्यसभा भी गए थे कांग्रेस के टिकट पे, ठाणे में रहते हैं। हाँ, उन्होंने तो इससे भी आगे की भूमिका बांध दी है। उन्होंने बोला कि सीआईए और एफबीआई जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये तो अभी वो ईवीएम पे आ जाएंगे तो ठीक है, पर अभी ईवीएम से चुनाव केरला में भी हुए लोकल बॉडी के, वहां पर वीवीपैट भी नहीं था, मतलब वो पर्ची जो निकलती है वो पर्ची भी नहीं था उसमें, क्योंकि जीते तो राहुल गांधी ने बोला बिल्कुल सही चुनाव हो गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीते तो हम, वरना ईवीएम, ये इनका परिवार का है दम, इनको परिवार को बचाना है, इसलिए ईवीएम से लेकर एसआईआर का बहाना है, वरना ये जहां जीतते हैं वहां पर ये आरोप नहीं लगाते हैं। और इनकी बातों को, बाकी सब तो छोड़िए, जनता तो सीरियसली नहीं लेती है, जनमत तो नहीं है, इनके संगत वाले भी नहीं लेते। सुप्रिया सुळे का बयान है पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला मैं नहीं कह सकती कि ईवीएम खराब है, ये मुझसे मत कहो, मैं तो 3-4 बार जीत के आ गई हूं। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन को दोष नहीं दे सकते, जम्मू कश्मीर में मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए। अच्छा, ये वोट चोरी का आरोप लगा कौन रहा है? जो खानदानी वोट चोर है। सबसे पहले वोट चोरी पटेल साहब के साथ हुई जब नेहरू जी को बना दिया, उसके बाद 75 में इंदिरा गांधी जी तो कन्विक्ट हुई इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए। 87 में जम्मू कश्मीर का चुनाव चोरी किया गया, ये शशि थरूर ने बताया। और जब तक हमारे ईवीएम नहीं आए थे तब तक बूथ चोरी के किस प्रकार से आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग बूथ चोरी करते थे, ये किसी से छुपी हुई बात है क्या? और बाकी सब तो छोड़ दो, एक सबसे बड़ा उदाहरण इटालियन मॉडल का। एक महिला आई 68 में, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार है, सब लोग समझदार है। 68 में शादी करके आई, 83 में नागरिक बनी, पर 80 में ही उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया, उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में था। इसको बोलते हैं वोट चोरी। तो मुझे लगता है जो खानदानी वोट चोर है, वो कहते हैं ना कि झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तीन तैसी, उनको सब जगह वोट चोरी दिखता है। पर दरअसल ये वो कहते ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। वो जेनजी दिख रहा है तो मैं उसके लिए बोल देता हूं, दोष बेटा में है, वो दोष डेटा को देते हैं। अब बेटा बदलो ना, डेटा से क्या होगा? पर इसमें एक बात तो तय है कि अपने इलेक्टोरल रोल्स में ज्यादातर बांग्लादेशी पाए गए, ये तो झूठ नहीं है, इसमें तो बिल्कुल सच्चाई है। चाहे बंगाल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे किसी भी राज्य में, यूपी में हो, तो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, जो इलीगली भारत में रहते हैं, उनको हटाने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, वैसे तो एसआईआर का जो मकसद होता है वो वोटर लिस्ट में जो गलतियां हैं, जो फेक वोटर है, किसी के नाम 2 बार आए हैं, या कोई परमानेंट, मान लो कि महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर आप कर्नाटका चले गए, तो महाराष्ट्र के रोल में आपका नाम नहीं हो सकता अगर कर्नाटका में है, आप वहां पे कर रहे हैं तो वो सारी चीजों को हटाना है। इसके बाद जो संदिग्ध वोटर होते हैं, जिसका कि पहले के भी इलेक्टोरल रोल में कहीं पर नाम निशान नहीं है, उनको नोटिस जाती है कि बताइए आपका नाम इस लिस्ट में क्यों था, कैसे था। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तब ये कहा जा सकता है कि वो एक प्रकार के, उस प्रकार के वोटर है जो डाउटफुल कैटेगरी में आते हैं, जिसके ऊपर एमएचए कार्रवाई करता है, और एमएचए उनके ऊपर फिर उपयुक्त कार्रवाई करेगा। अगर वो नागरिक नहीं होंगे तो बिल्कुल, जो नागरिक नहीं होगा, जो घुसपैठिया होगा, हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि पहले डी से हम उनको डिटेक्ट करेंगे एसआईआर से, डी से उनको डिलीट करेंगे वोटर लिस्ट से, और डी से उनको डिपोर्ट भी करेंगे। ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है। परंतु उनकी कमिटमेंट क्या है? हम डी से डिफेंड करेंगे, हम एल से लेजिटिमाइज करेंगे, और एन से नॉर्मलाइज करेंगे। आपको पता नहीं होगा, इससे पहले 2014 से पहले, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और बहुत सारे हमारे रिपोर्ट्स भी है, 2 करोड़ बांग्लादेशी
हमारी सरकार बनने से पहले ही आ गए थे और उनको नागरिक बना दिया गया है, उनको नागरिकता के प्रमाण दे दिए गए हैं। हमारी सरकार आने के बाद हमने बॉर्डर फेंसिंग की। आज की तारीख में मात्र 500 किलोमीटर जो बंगाल का पोर्शन है वो छोड़कर बाकी पूरी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। एक आईएमडीटी एक्ट था, आईएमडीटी एक्ट के माध्यम से जो घुसपैठिया था उसको साबित नहीं करना था कि वो नागरिक है, जो आरोप लगाए कि भाई ये घुसपैठिया है, ये यहां का नहीं है, उसको जाकर साबित करना है कि भाई ये नागरिक नहीं है, इसके ऊपर इसका प्रमाण देना मुझे पड़ेगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं था। तो आईएमडीटी एक्ट ने सारे ऐसे घुसपैठियों को एक प्रकार से लेजिटिमाइज किया। उस कानून को हटाने का काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर किसी ने किया तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और आज भी जब हम एनआरसी और एसआईआर की बात करते हैं तो बंगाल में तो बस एसआईआर अनाउंस हुआ और आपने देखा होगा झोला लगा के कितने लोग बॉर्डर की तरफ प्रस्थान कर बैठे। तो मुझे लगता है कि हमारा कमिटमेंट साफ है, हम भारतीयों को वोटिंग का अधिकार देंगे, बाहरियों को नहीं देंगे। और ये बंगाल में भी सबसे ज्यादा लागू होता है क्योंकि वहां पर एक्टिवली मुख्यमंत्री ऐसे घुसपैठियों का समर्थन करती है। और 2026 में हमारी सरकार बनने के बाद एक एक घुसपैठी को चुन चुन कर हम बंगाल से बाहर निकालने का काम करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। मैं शहजाद जी बहुत खूब, ये तो आपने सारे जवाब जैसे आप वहां देते हैं, स्क्रीन पे आपको देखते हैं वैसे ही जवाब हम यहाँ सुन रहे हैं और ये अप्लॉज भी आप लोगों का देख ही रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, थोड़ा तीखा है, कि बार बार संघ परिवार के ऊपर ये आक्रमण किया जाता है, ये हमला किया जाता है कि आपका फ्रीडम स्ट्रगल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मेरा मानना कि ये सच नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा आप इस पे थोड़ी और रोशनी डालें। पहले तो ये आरोप लगाता कौन है, थोड़ा हम लोगों को डिफेंसिव होने के बदले कभी कभी अग्रेसिव मोड में भी आना चाहिए। आरोप वो लगा रहे हैं जिनका जन्म अंग्रेजों के हाथ से हुआ। भाई कांग्रेस का पहला अध्यक्ष और कांग्रेस के पहले निर्माता कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एनी बेसेंट। और 1925 तक कांग्रेस के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत के सेक्रेटरी थे। विलियम वेडनबर्न, फिशर, बर्न्स, इस प्रकार के लोग जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए थे। और ये तो किताब में कोटेड है कि भाई किस प्रकार से उस समय पर, क्योंकि उस समय पर कहा जाता था कि कुछ हमारे नेता गरम दल के नेता, तो उनके हाथ में जो है वो लीडरशिप ना चली जाए, इसीलिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस को क्रिएट किया गया ताकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो भी लोगों के मन में है वो कांग्रेस के माध्यम से वो सेफ्टी वाल्व की तरह रिलीज होता रहे। तो कांग्रेस तो क्रिएशन ही अंग्रेजों की है, वो किसी को क्या सर्टिफिकेट देगी जो आज तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। भाई आज भी उनके अध्यक्ष, अभी वो बने बाद में भारतीय पर वैसे विदेशी मूल के हैं, तो आज भी उनके जो अध्यक्ष के ऊपर जो उनकी कम ताकत है वो विदेशी मूल की है, वो भारतीय मूल के नहीं है। दूसरी बात, मैं तो कहता हूं बाकी सब छोड़ दीजिए, आरएसएस का क्या रोल था इसके लिए दो ही फैक्ट काफी है। जब हेडगेवार जी सेडिशन के केस से छूट के बाहर आए तो उनके स्वागत में पता है कौन खड़ा था? मोतीलाल नेहरू जी। या तो मोतीलाल नेहरू जी गलत थे या आज के कांग्रेसी मूर्ख है, या मोतीलाल जी उनका स्वागत कर रहे थे जिनका कोई योगदान नहीं था। दूसरी बात, जब 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरुणा आसिफ अली, इनके पीछे ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पुलिस लगी थी। तो उस समय पर उनको दिल्ली में शरण देने वाले लोग दिल्ली के आरएसएस के लोग लाला हंसराज थे। ये उनका कोटेड डॉक्यूमेंटेड बयान है। चिमुरष्टी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, ये सभी आरएसएस ने शुरू किया। जब पूर्ण स्वराज का कॉल दिया तो सभी शाखाओं में वो कॉल लागू हुआ। और जब तिरंगे की बात हुई, जब राष्ट्र सम्मान की बात हुई, तो देवीपत चौधरी, हेमू कलानी, जगतपति कुमार, इन लोगों ने तो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं अब पूछना चाहता हूं कि एंटोनिया माइनो के परिवार से कौन स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था? वो तो मुसोलिनी की आर्मी में थे।
तो जो मुसोलिनी की आर्मी में थे और वहां पे काम कर रहे थे, वो भारतीयों से पूछ रहे हैं कि भाई आपका योगदान क्या था स्वतंत्रता संग्राम में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और यही चीज है कि वो अपने परिवार का महिमा मंडन करने के चक्कर में, आरएसएस तो छोड़ो, इन्होंने तो भगवान बिरसा मुंडा का योगदान नहीं माना, इन्होंने तो सरदार पटेल जी को भी भारत रत्न से वंचित रखा, इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखा, इन्होंने तो अनेकों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सही जगह ही नहीं दी। तो एक परिवार के महिमा मंडन के चक्कर में दूसरों के योगदान को कम करके आंकने का ये पुराना इनका इतिहास रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इनके ट्रैप में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शहजाद जी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक जाती तजुर्बा एक्सपीरियंस में एक छोटी सी बात मैं आपसे ऑडियंस से भी शेयर कर लूं मैं, कि द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम इन इंडिया वाज व्हाट इट वाज द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। कीमत चुकाई हमने विभाजन बंटवारा, और सबसे ज्यादा कीमत जिन्होंने वो पार्टीशन देखा। अब ये मैं जाती एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रावलपिंडी से आए थे, 500 किलोमीटर अमृतसर से दूर, और वहां पे मुस्लिम लीग तैयार में था, नेशनल गार्ड। आपने भाग मिल्खा भाग और गदर में देखा होगा, वो लोग गाड़ियों पे घोड़ों पे आते थे, टॉमी गन्स, ब्रेन गन्स, 10 गन्स लेके आते वो। और जो हिंदूज थे उनको वहां पे उन्होंने कांग्रेस से मदद मांगी, बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने हाथ हटा लिया, हम अहिंसावादी हैं, ना तुम कुछ करना ना हमें बोलना। और उस टाइम पे जब मुस्लिम लीग का नेशनल गार्ड, उनकी प्राइवेट आर्मी जब कत्लेआम कर रही थी, तब ये मेरी नानी ने मुझसे कहा, अब कोई सहारा नहीं था, बड़ी बड़ी अमीर फैमिली सड़क पे थी, या तो धर्मांतरण करो या फिर हम मार देंगे। वो हर कदम पे लड़ते लड़ते 600 किलोमीटर आए। वो बोलती हैं कि किसी ने हाथ नहीं पकड़ा हमारा, लेकिन उस वक्त नागपुर से लोग आए थे हमारा साथ देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। मैं बच्चा था, मेरी समझ में नहीं आता था, अब मेरी समझ में आया वो नागपुर से आने वाले लोग कौन थे, जिन्होंने जान पे बाजियां लगा दी। जिस वक्त कांग्रेस नदारत था, कोई आदमी, कोई परिंदा कांग्रेस का पर नहीं मार रहा था वहां पे। जब लहू लुहान थी पंजाब की धरती, बंगाल की धरती और सिंध की धरती, उस वक्त आरएसएस के वॉलंटियर ने जान की बाजी लगाई। वो नागपुर के लोग कौन थे? आरएसएस के वॉलंटियर्स थे, जिन्होंने धर्म के लिए, सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, इंसानियत के लिए जिन्होंने जान की बाजी लगाई और उन्होंने लोगों को पार कराया। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि जो ऐसे सवाल उठाते हैं, अपने गिरबान में झांक के तो देखें। बोलते हैं कि, और आज इसकी सच्चाई तो सामने है, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग तक ये बात पहुंच रही। बोलते हैं ना, भीड़ में शोर मचाने वाले, भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ का हिस्सा बन के ही रह जाते हैं। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाते हैं। बाजी तो मारते हैं वो, बाजी तो मारते हैं वो जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। आज तो हर तरफ वारे न्यारे हैं संघ परिवार के, जो पूछते हैं अपने गिरबान में झांक के तो देखें। अब ये बोलते बोलते, अच्छा ठीक है सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप संघ के मुद्दे पे आए तो मेरे दिमाग में एक सवाल जागृत हुआ। जैसे कि कहा कि संघ ने, आपने तो कई सारे उदाहरण दिए, दाखले दिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन में किस प्रकार से सहभाग रहा संघ का। लेकिन आज आज़ादी के इतने साल के बाद, संघ की स्थापना के इतने साल के बाद, शताब्दी वर्ष हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मना रहे, लेकिन फिर भी आज देश के लोगों को संघ की महत्व, संघ का महत्व, संघ की विशेषताएं, संघ का काम, संघ की विजन, देशभक्ति, ये बार बार क्यों बतानी पड़ती है? देशभक्ति बार बार सिखाने का समय क्यों आ रहा है? इस बारे में आपने क्या सोचा है? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जैसे कि आपने जैन जी का जिक्र किया, आप भी काफी किताबों से और बाकी सब चीजों से जुड़े हैं, तो आपकी शायद कुछ अलग सोच होगी इसके बारे में। देखिए, आरएसएस का जो विचार है, वैसे तो ये भी आरएसएस की एक महानता है कि जिस व्यक्ति ने आरएसएस में रहकर, आरएसएस के साथ मिलकर इतना काम किया है, वो व्यक्ति एक भारतीय मुसलमान से पूछ रहा है कि आरएसएस के विषय में लोगों के मन में इतनी सारी भ्रांतियां क्या है। और ये केवल आरएसएस के विषय में हो सकता है और किसी संगठन के विषय में नहीं हो सकता। आरएसएस का जो मैंने वर्ल्ड व्यू समझा है, आरएसएस का जो दृष्टिकोण है, आरएसएस भारत के लोगों में या लोगों में विभाजन नहीं करता। आरएसएस का सोच सिर्फ इतना है कि आज ये मेरे साथ है और जो आज नहीं है वो कल मेरे साथ होगा।
आरएसएस इस प्रकार से लोगों को देखता है, या तो आज आप मेरे साथ हो या कल आप मेरे साथ होंगे। इस विचार से चलने वाली जो संगठन होती है वो दरअसल केवल और केवल व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करने की बात करती है। आरएसएस में अभी 100 वर्ष जब आरएसएस के हो रहे हैं तो मुझे अवसर मिला कि आरएसएस के विषय में जो उनके 5 परिवर्तन के कार्य है उसके बारे में मैं गया था मिजोरम में बताने के लिए। मिजोरम जो है 90-95% क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, वहाँ पर मैं गया था बात करने के लिए। तो निश्चित रूप से मैंने तो सुना ही है पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो भी संबोधन रहा है इस विषय में, और बाकी भी हमारे आरएसएस के सभी लोगों का जो 5 कार्य जो करना चाहती है आरएसएस शताब्दी वर्ष में। सामाजिक समरसता, मतलब कि जाति या मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव मत करो, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से आत्मीयता से मिलो। दूसरा, स्व तत्व को जगाना, मतलब कि अगर हम भारतीय हैं तो भारत के पसीने पर भारत का पैसा खर्च करो, वोकल फॉर लोकल जिसे मोदी जी कहते हैं, या आत्मनिर्भर भारत। तीसरा, पर्यावरण का संरक्षण करो। चौथा, कुटुंब प्रबोधन होना चाहिए, मतलब कि आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली, सब न्यूक्लियर फैमिली इस प्रकार की स्थिति में आ चुके हैं। चलो एक छत में ना रह सके तब भी हमारे दिल से दिल मिले रहे, ये कार्य होता रहना चाहिए। और 5वां कि नागरिक धर्म का पालन करो, मतलब संविधान का, कानून का पालन करो। अब इन 5 विषयों में से एक भी मुझे बात बताओ जो बांटने वाली बात है। ये तो सभी वो चीजें हैं जो जोड़ती है, और 100 वर्षों से आरएसएस ने यही कार्य किया है। पर दुख की बात यह है कि आरएसएस के खिलाफ जो षड्यंत्र किया जाता है या उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जाता है, दरअसल आरएसएस भारतीयता का प्रतीक है। ये हमला आरएसएस पर नहीं, ये हमला भारतीयता पर है। और इसीलिए आप देखिए कि आरएसएस पर जो हमला होता है वही हमला लगभग सनातन पर भी होता है, वही हमला लगभग हम सेना पर भी देखते हैं, वही हमला हम लगभग भारत की अखंडता, एकता, भारत के राष्ट्र होने के कॉन्सेप्ट पर भी देखते हैं कि ये भारत देश नहीं है, ये तो केवल कुछ प्रदेशों का समूह है। तो ये हमला जो है आरएसएस जिस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब भारतीयता का, उस पर हमला। तो क्या इस हिसाब से क्या देश का एक धर्म का तबका और कांग्रेस भारतीयता के खिलाफ है? देखिए, आपको तो बहुत संगीन आरोप हो गया है। आप मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे दुनिया में धर्म एक ही है, सनातन। मजहब बोलिए आप, धर्म इज नॉट द राइट वर्ड। ठीक है, धर्म एक ही है, ठीक है ना। आप, मैं इस रास्ते से जाऊं, मुंबई पुणे से ओल्ड हाईवे से जाऊं या एक्सप्रेसवे से जाऊं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते जिस धरती एक ही है, वो धरती है सनातन। तो पहले तो एक ही धर्म है हमारा, और सभी का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। अब जहां तक आप कह रहे हैं, हाँ, कांग्रेस को लगता है कि उसका एक वोट बैंक इस बात से प्रभावित होता है, खुश होता है, क्योंकि उसकी जो वफादारी है वो भारत से नहीं बल्कि भारत के बाहर है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारतीयता के हर निशान को, भारतीयता के हर संकेत को नकारने का काम कर रही है। अब रेवंत रेड्डी ने तो बोल ही दिया है कि कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स, मुस्लिम्स मीन्स कांग्रेस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी अब बाबरी की वकालत हो रही है, उसका खुलकर विरोध क्यों नहीं करती? क्या उसको लगता है कि भारत का मुसलमान बाबर से जुड़ता है? कांग्रेस पार्टी कभी एपीजे अब्दुल कलाम की बात नहीं करती, कांग्रेस पार्टी कभी उस्मान की बात नहीं करती, कांग्रेस पार्टी कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी केवल औरंगजेब की बात करेगी, या कांग्रेस पार्टी केवल जो है आक्रांताओं की बात करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अफजल से लेकर याकूब, और अब वो जो 2 लोगों की बेल रिजेक्ट हुई, उमर और शर्जील, तो कांग्रेस के लिए हमेशा जो है इस प्रकार के जो देश के टुकड़े चाहते हैं, ऐसे ही लोगों में वो मुसलमान खोजती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुसलमानों के आदर्श वो नहीं है, मुसलमानों के आदर्श तो एपीजे अब्दुल कलाम है।
पर जो भारतीयता को नकारते हैं ऐसे लोगों को वोट बैंक बनाकर कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि कांग्रेस का भी जो मूल रहा है, कांग्रेस की पैदाइश रही है वो भारत के विभाजन से और भारत के टूटने से। जब जब भारत बिखरा है, जब जब भारत टूटा है, तब तक कांग्रेस मजबूत हुई है, और जब जब भारत एक होता है तब तक कांग्रेस जो है वो कमजोर होती है। तो कांग्रेस की मजबूती ही भारत के टूटने में है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार की राजनीति करती है कि भाई हिंदुओं को बांटो, भारतीयों को जाति के आधार पर बांटो और वोट बैंक को एक कर दो। और यही चीज आप देखिए लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी का जो कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलती है, वो MY फैक्टर करेंगे, कहीं पर अहिंदा करेंगे, कहीं पर काम करेंगे, तो वो वही फैक्टर पे वो आज चलती। इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ा के लेके चाहूंगा शहजाद जी। आपने बात तो बहुत अच्छी की संघ के बारे में, संघ इंक्लूसिव है, संघ सबके बारे में सोचता है, अच्छा सोचता है, अच्छी बात है। पर संघ से मुसलमान भारत का डरा हुआ क्यों है? शोले का डायलॉग आपको पता होगा, बच्चे सो जाने तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो मुसलमानों को बोला जाता है कांग्रेस के पास चले जाओ नहीं तो संघ आ जाएगा। ये क्यों होता है? हमने देखा है मोदी जी चर्च में जाते हैं, मोदी जी गुरुद्वारा में जाते हैं, मोदी जी सब जगह जाते हैं, मस्जिद में कभी नहीं जाते। इसका क्या कारण है? मोदी जी हिंदू है। मस्जिद में भागवत जी गए थे सर संचालक। मोदी जी नहीं जाते, भागवत जी गए थे, मोदी जी क्यों नहीं? वैसे मैं आपकी देखिए, ऐसा है, यूएस का जो राष्ट्रपति है ना, यूएस का राष्ट्रपति, वो हर संडे चर्च जाता है। पर हम उसके चर्च जाने पर ये नहीं पूछते कि भाई यूएस का राष्ट्रपति कभी मस्जिद क्यों नहीं गया। भाई वो चर्च में पूजा करता है, वो चर्च जाएगा। यूएस का राष्ट्रपति वैसे आमतौर पर ज्यादातर संविधान पर भी शपथ नहीं लेता। 99% जो आज तक के यूएस के राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने केवल और केवल बाइबल पर शपथ ली है। और जिस प्रधानमंत्री ने संविधान पर शपथ ली है, पर वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, वो एक दिन लेप लगाकर अपने मंदिर चले जाए अपने आस्था के हिसाब से, तो वो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाती है। और वहां पर टोपी लगा लगाकर हज पर भेजा जाए, इफ्तार पार्टी करे, तब सेकुलरिज्म सेफ है। चर्च में जाते हैं ना, तो मस्जिद में क्यों नहीं जाते? अब मैं आपको बताता हूं। मोदी जी चर्च गए थे 25 दिसंबर को, मोदी जी मस्जिद भी गए। यहाँ पे सैफी ट्रस्ट की थी, बोरा समुदाय की, बोरा समुदाय की, यहाँ पर भी गए, मध्य प्रदेश में भी गए। अंधेरी। एक बार जापान के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय पर शिंजो आबे आए थे, तो उनकी और उनकी पत्नी को लेकर जाली वाली मस्जिद में गुजरात में भी गए थे। और जब विदेश जाते हैं तो मोदी जी वहां पर भी, मुझे लगता है इजिप्ट में, वहां की भी मस्जिद में गए। पर मोदी जी मस्जिद में जाकर वो नमाज नहीं अदा करेंगे, क्योंकि मोदी जी हिंदू है, मोदी जी सनातनी है। तो मोदी जी जो पूजा पद्धति में विश्वास रखते हैं वही करेंगे। परंतु दुख की बात यह है, मैं आपको सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। अब हम लोग ये जो बोलते हैं ना कि मुसलमान डरा हुआ है, संघ से डरा हुआ क्यों है, गब्बर की तरह, कि गब्बर आ जाएगा। मुसलमानों को भी पूछना पड़ेगा, मैं तो पूछते ही रहता हूं, कि आप ले लीजिए एक बंगाल और एक गुजरात। गुजरात में पिछले 40 साल से लगभग बीजेपी की सरकार है, 35 साल से। बंगाल में तो बीजेपी की कभी आई नहीं है, और अभी आने वाली है, तो अभी तक तो नहीं आई है। पर बंगाल और गुजरात के मुसलमान की तुलना आप 5 पैमानों पर करो। किसका हेल्थ इंडेक्स बेटर है? गुजरात के मुसलमान का। किसका फाइनेंशियल इंडेक्स बेटर है? गुजरात के मुसलमान का। किसके खाते में ज्यादा पैसा है? गुजरात के मुसलमान का। किसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब में पार्टिसिपेशन ज्यादा है? गुजरात के मुसलमान का। कौन ज्यादा संपन्न है? गुजरात का मुसलमान। किसकी गरीबी कम है? गुजरात का मुसलमान। ये बताइए, ये कैसा सेकुलरिज्म है कि वहां पर गरीबी और गुर्बत पे पड़ा हुआ है, और जहां पर सो कॉल्ड सांप्रदायिक सरकार है वहां पर तो एकदम संपन्न है मुसलमान। दूसरी बात, देश के सबसे बड़े जो दंगे हुए, जलगांव, अहमदाबाद, मुंबई का दंगा, नेल्ली, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये सब कांग्रेस की सरकारों में हुआ। तो कांग्रेस की सरकारों के दौरान 12-12, 15-15 हजार मुसलमान काटे गए, मारे गए, पर फिर भी मुसलमान आज असुरक्षित है और तब सुरक्षित था। तब नसरुद्दीन शाह को डर नहीं लगता था, आज डर लगता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या लॉजिक है, और मैं आपसे बताना चाहता हूं। आज अगर कहते हैं ना कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, संघ एंटी मुस्लिम है, 2014 में जब हमारी सरकार आई, आप में से किसी को पता है आईबी डायरेक्टर कौन था? आईबी डायरेक्टर का नाम पता है आपको?
उस समय पर हमारे आईबी डायरेक्टर थे आसिफ इब्राहिम, उनके टेन्योर के 2 साल बाकी थे। अगर मोदी जी और भाजपा इतनी एंटी मुस्लिम होती, आईबी डायरेक्टर तो वो पोस्ट है ना जो भाजपा जैसी सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा को इतनी प्राथमिकता देती है उसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। आईबी डायरेक्टर को हटा देते। आसिफ इब्राहिम ने न केवल अपना टेन्योर पूरा किया, पर उसके बाद उनको भारत का स्पेशल ऑनवॉय बनाकर भारत ने बाहर भेजा, और सैयद अकबरुद्दीन हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन थे, वो भारत के परमानेंट एम्बेसडर बने और यूनाइटेड नेशंस गए। ये मुसलमान विरोधी है। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न किसने दिया? वीर अब्दुल हामिद के नाम पर आइलैंड का नाम किसने रखा? तो ये सब तो काम हमने किया, पर हम मुस्लिम विरोधी है, और जो औरंगजेब के गुणगान करे वो मुस्लिम के साथ है। तो ये दरअसल क्या है कि वोट बैंक के नाम पर केवल और केवल भड़काने वाले लोग फिर से काम पर है। ये वो ही लोग हैं जो यूसीसी की वकालत करते थे। यूसीसी इन्होंने ही वकालत की थी और संविधान में डाला था, आज यूसीसी के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि इनको भी चिंतन करना चाहिए। और आखिरी बात कह दूं, मोदी जी को 28 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं अलग अलग देशों से, उसमें से सबसे अधिक अगर मिला है तो मुस्लिम देशों से। सऊदी अरेबिया से मिला है जहां पर मुसलमानों का मक्का मदीना, इजिप्ट से मिला है जहां पर कायरो, जहां पर सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस माना जाता है, फिर उनको मिला है बहरीन और यूएई से, उनको मिला है मालदीव से, उनको मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार अभी मिला है इथियोपिया से। तो मुझे लगता है कि जहां पर भी मुस्लिम बाहुल देश है वो तो मोदी जी को अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो या तो वो गलत है या तो कांग्रेस पार्टी का ये प्रोपेगेंडा है। मैं किरण जी, ये आपने कहा ना कि गब्बर का डायलॉग है, माँ कहती है बेटा सो जा। अब ये भी बता दूं कि कितनी गलत बातें हमें या सही बातें नहीं बताई गई। ये दरअसल अफगान और पठान औरतें बोला करती थी रंजीत सिंह के लिए, उसके जनरल के लिए हरी सिंह नलवा। अफगान आज भी बोलते हैं हम पे किसी ने राज नहीं किया, रशिया आया टूट गया, नहीं राज कर सका, अमेरिका आया और अब वापस चला गया। एक ही आदमी ने राज किया, वो थे महाराजा रंजीत सिंह, और उनकी ताकत जिन्होंने राज किया वो थे जनरल हरी सिंह नलवा। और ऐसा टेरर था अफगानों पे पठानों पे कि वो औरतें बोला करती अपने बच्चों को बेटा सो जा नहीं तो हरिया आ जाएगा। और यही डायलॉग सलीम खान ने लिया और कहा, उसने कोई क्रिएटिविटी नहीं। मैं अफगानिस्तान को बिलोंग करता हूं, पठान फैमिली से हूं, और दादियां परदादियां बोलती हैं बेटा सो जा नहीं तो हरी सिंह नलवा आ जाएगा। हरी सिंह नलवा का इतिहास से नाम गायब है, ये बता दूं आपको। और बड़े बड़े नाम जो हमारे इतिहास से गायब है, वही काम हुआ कि तुष्टीकरण, यानी एक को भड़काओ और दूसरे को नीचा करो, दूसरे को दबाओ, यही काम चलता रहा। बड़े बड़े काम हमसे छिपाए गए, हमारी उपलब्धियां। मैंने कहा मेरे ग्रैंड पेरेंट रावलपिंडी से आए, ये भी बता दूं इतिहास हमारा बोलता है कि सोमनाथ मंदिर बार बार तोड़ता महमूद गजनवी, लेकिन 1032 AD 5th रेड के बाद वो जब वहां के रूलर्स, वहां के पंडित गए बापा रावल के पास, जो कि राजपुताना उदयपुर घराना के बोलते हैं ये तो ऐसा हो रहा है हमें एक साथ आना पड़ेगा। बापा रावल उठे और महमूद गजनवी को उन्होंने यहां पकड़ा और मारते मारते अफगानिस्तान के बॉर्डर तक ले गए। और उसके बाद बोला देखो महमूद आप इस देश में कदम नहीं रखोगे, ये मेरी पिकेट है, ये मेरी छावनी है, और मेरा नाम बापा रावल है तो इस छावनी का नाम होगा रावलपिंडी। ये बात हमें नहीं बताई गई आज तक। बोलते ना बड़े बड़े हमारे काम उपलब्धियां हम ही से छुपा के रही ताकि हमें अपने अंदर गर्व, फख्र और नाज का एहसास नहीं हो। इसी को बोलते हैं तुष्टीकरण। सामने वालों को उठाओ, उन्हें भड़काओ, उन्हें डराओ, और जो हम हैं, हमारी उपलब्धियां, हमारी अचीवमेंट्स हम ही से छुपा दो ताकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आए। लेकिन ये वक्त बदल चुका, हालात बदल चुके, और जैसा अभी शहजाद जी ने बताया कि मैं तो इनफैक्ट वक्त कम है लेकिन एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा। आपने कहा आई एम अ मुस्लिम बाय बर्थ, मुझे याद आ गई वो किताब मौलाना आजाद की ऑटोबायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम, जब वो बोलते हैं, मुझे जब भी मोहम्मद अली जिन्ना मिलते बोलते हैं आप कौम के गद्दार हैं, आप तो सरकारी मुसलमान हैं, यू आर द मुस्लिम पोस्टर बॉय शोमैन ऑफ कांग्रेस। तो ऐसा लोग भी तो आपको बोलते होंगे। थोड़ा तीखा सवाल है लेकिन मैंने सोच रहा जाते जाते पूछ ही लूं शहजाद जी, आपको ऐसा नहीं लगता आप और जो मुस्लिम्स बाय बर्थ आरएसएस बीजेपी के साथ जुड़े हैं उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा? आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग अ लिटिल अब्रेसिव, लेकिन मैंने सोचा आप भी तो राहुल जी के इतने अच्छे करीबी दोस्त रह चुके हैं। 2017 में तो आप बीजेपी ज्वाइन किए, उसके पहले तो आपका प्यार अलग था गांधी।
ये नहीं बता रहे कि हेडगेवार जी भी पहले कांग्रेस में थे। ऐसा है कि बहुत सारे वोटर भी पहले कांग्रेस को वोट देने की गलती करते थे, तो गलती तो सुधारी ही जाती है। इन्होंने बोला कि कई लोग मुझे बोलते हैं, ये बात सच है कि बीजेपी के मुसलमानों को कहा जाता है ये सरकारी मुसलमान है। तो एक दिन मुझे भी किसी ने बोला कि आप सरकारी हो, कांग्रेस से था हो। मैंने बोला मैं तो सरकारी मुसलमान हूँ, तुम्हारी तरह तरकारी मुसलमान तो नहीं हूँ। सरकारी मुसलमान, अगर देश के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, अगर मैं वंदे मातरम से संकोच नहीं करता हूँ, अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता हूँ, औरंगजेब को, औरंगिया को आदर्श नहीं मानता हूँ, अगर इससे मैं सरकारी मुसलमान बनता हूँ तो मैं सरकारी होने पर खुश हूँ। पर मैं औरंगजेब की महिमा मंडन करके देश की गद्दारी करने वाला तरकारी नहीं बन सकता। मैं सरकारी ठीक हूँ। समय की Right, कमी thank है। you. राजीव जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जो कंडीशन आज बांग्लादेश में है, आए दिन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे एक हिंदू की हत्या हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार इसको लेके सीरियस है? क्या बांग्लादेश को एक स्टर्न मैसेज हमारी तरफ से जाने वाला है? सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में? हमने तो इस पे बहुत पहले सोच लिया था, इसीलिए तो सीए कानून लाया। सीए कानून लाया ही इसीलिए गया था क्योंकि हमने ये तब भी स्वीकारा था कि जब एक समय पर 20, 22, 23% हिंदू थे और आज वहां पर घटकर 2%, 3% हिंदू बचे हैं, तो ये हिंदुओं का जो नरसंहार, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये वास्तविकता थी, उस समय से थी। और इसीलिए हमने सीए कानून लाया और अब वो सीए कानून की डेट भी बढ़ाई है। परंतु आज सवाल ये पूछना चाहिए कि जो लोग 4000 किलोमीटर दूर गाजा के लिए बैग लटकाते हैं, वो ढाका पर चुप क्यों हो जाते हैं भाई? गाजा मंडली जो बैग लगा लगा कर गाजा में ये हो गया, गाजा में ये हो गया, ऑल आइज ऑन राफा बोलते हैं, उनकी एक आंख ढाका में नहीं जा रही है। और ढाका पर देखने पर बोल रहे हैं कि भाई, अभी कांग्रेस के एक नेता है दिग्विजय सिंह, संजय राउत जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। सोचिए, भारत और बांग्लादेश की तुलना कर रहे हैं और इस प्रकार का झूठ फैलाया जा रहा है बांग्लादेश में हो रहे हत्याओं को जायज ठहराने के लिए। मुझे लगता है कि आज जिन लोगों ने भी सीए कानून का विरोध किया और जो आज भी भारत में हो रहे, बांग्लादेश में हो रहे इस हिंदू नरसंहार को स्वीकारने से इनकार करते हैं, कम से कम आज उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो उद्धव जी से पूछूंगा, उद्धव जी कहाँ चले गए आप? कभी आप इम्पीचमेंट मोशन पर साइन करते हैं कि भाई हिंदू दीपक ना जला सके तमिलनाडु में, कभी आप उनके साथ खड़े हो जाते हो जो हिंदुत्व को आईसिस, बोको हराम बोलते हैं, कभी आप उनके साथ चले जाते हो जो बाबरी बनाने की बात करते हैं, और कभी आप उनके साथ चले जाते हो जो बोलते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि उद्धव जी जरा कल्पना कीजिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी देख रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे कि कहाँ उद्धव जी और किसकी संगत में आ गए। उनको ऐसी संगत छोड़नी चाहिए। तर मला वाटतं माझ्याही डोक्यात आणखीन 5-6 प्रश्न आहेत आणि तुमच्याही डोक्यात एक 8-10 प्रश्न असतील. म्हणजे उपस्थितांची संख्या पाहता त्या पटीमध्ये प्रश्न असू शकतात, पण वेळेचं आपल्याला थोडंसं बंधन आहे. आचारसंहिता सुद्धा आता आहे, त्याच्यामुळे 51 झालेत. 10ला माईक पण बंद होईल आणि हा सगळा कार्यक्रम आपल्याला आणि वंदे मातरम आपल्याला संपूर्ण म्हणायचं आहे. तर शहजाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से शुरुआत मराठी में की और काफ़ी विस्तार से सभी सवालों का जवाब दिया। तो मुझे लगता है ये तालियां उसका जवाब है कि आपके जवाब से सब संतुष्ट है। आणि उपस्थितांचेही मनापासून आभार, आमची ही चर्चा सगळी शांतपणे ऐकून घेतल्याबद्दल धन्यवाद।